गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर का रिवीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर जो सेक्शन कवर है, सेक्शन 128 टू 138। तो अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर में सेक्शन कहां से स्टार्ट होते हैं? सेक्शन 128 से लेके 138। अगर आप एक साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा आपको बहुत डिफिकल्ट चैप्टर लगेगा, तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़े बच्चे, इस चैप्टर में से दो सेक्शन को आप सेपरेट टॉपिक की तरह ट्रीट करें। एक सेक्शन 135 जो बात करता है बेटा CSR, उसे अकाउंट्स ऑफ कंपनी का चैप्टर ही नहीं समझना है। और दूसरा आपका नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सेक्शन 132 प्लस 133। तो अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले सेक्शन 135 सेपरेट टॉपिक जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक अलग से टॉपिक क्या बनाना है बच्चे आपको? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सेक्शन कौन से है? 132 से 133। यानी टोटल 10 सेक्शन में बेटा इन तीन सेक्शन को अलग करो, एक ही चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड करो। और आज जो मैं रिवीजन करा रहा हूं उसमें दो टॉपिक एक्सक्लूड है, उसका मैं अलग से रिवीजन कराऊंगा, CSR और नाफरा। आज का मेरा टॉपिक का नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो इसमें हम कवर करेंगे अदर देन टू सेक्शन 135 और सेक्शन 132 प्लस 133। स्टार्ट करते हैं बेटा अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, एवरी कंपनी सेल प्रिपेयर, हर कंपनी तीन चीजें बनाएगी। एक तो बच्चे बुक्स एंड पेपर, एक बुक्स ऑफ अकाउंट, और तीसरा मैं बोल देता हूं बेटा 2 क्लॉज 40 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी तीन चीजें बनाती है बच्चे, बुक्स एंड पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर बुक्स एंड पेपर और बुक्स ऑफ अकाउंट क्या डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा। बुक्स एंड पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जो हमारा बुक्स एंड पेपर है वो डिफाइन है कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 12, और बुक्स ऑफ अकाउंट डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 13। और जो बुक्स एंड पेपर इज ए वाइडर टर्म, बुक्स एंड पेपर इज ए वाइडर टर्म, बुक्स एंड पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी बुक्स एंड पेपर में क्या भी इंक्लूड होते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। सो हम बोल सकते हैं बेटा बुक्स एंड पेपर वाइडर टर्म में। और क्या चीजें बुक्स एंड पेपर में आता है? डीड, वाउचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट, मिनट्स, रजिस्टर, चाहे आपने मेंटेन किया है पेपर फॉर्म में चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हर कंपनी तीन चीजें बनाएगी। एक चीज हम जान चुके हैं, कौन सी बेटा? एवरी कंपनी सेल प्रिपेयर बुक्स एंड पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक्स एंड पेपर कहां डिफाइन है? 2 क्लॉज 12। बुक्स एंड पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड, वाउचर, डॉक्यूमेंट, मिनट्स, रजिस्टर, वेदर पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बुक्स ऑफ अकाउंट 2 क्लॉज 13। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आता है बेटा? ऑल सम ऑफ मनी रिसीव एंड एक्सपेंडेड बाय कंपनी। इनकम रिसीप्ट की बात हो रही है यहां पे, इनकम रिसीप्ट, एक्सपेंडिचर, सेल और परचेज। सेल परचेज भी किसका पार्ट होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट। एसेट एंड लायबिलिटी, और लास्ट में मैं सिंपल बोल देता हूं बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड। ये कॉस्ट रिकॉर्ड क्या है बच्चे? ये आपने सेक्शन 148 में पढ़ा होगा। कुछ कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने होते हैं। सर कौन सी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने होते हैं? एज पर सेक्शन 148 जिस भी कंपनी की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है तो उसे करंट फाइनेंशियल ईयर में कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना मैंडेटरी है। और वो कॉस्ट रिकॉर्ड 2 क्लॉज 13 में जो बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन है उसका पार्ट बनते हैं। वो कॉस्ट रिकॉर्ड किसका पार्ट बनते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानबूझ के मैं यहां पे कवर नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट सेक्शन में हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले सारे बच्चों को माइंड सेट करके करना है, सेक्शन 128 पढ़ते समय ये दो डेफिनेशन जरूर पढ़े बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, और दूसरा बेटा
बुक्स एंड पेपर बोल दीजिए, बुक्स और पेपर। अब स्टार्ट करते हैं बेटा 128 सबसेक्शन 1। ये क्या बोलता है? हर कंपनी प्रिपेयर करेगी क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कहां पे रखेगी बच्चे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। तो सारी कंपनी तीन चीजें बनाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां पे रखेगी? रजिस्टर्ड ऑफिस, एवरी फाइनेंशियल ईयर। और जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स एंड पेपर बनाएंगे वो क्या देगी बेटा? ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। और अगर किसी कंपनी के ब्रांच ऑफिस है तो वो ब्रांच ऑफिस के भी कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी। अगर किसी कंपनी की ब्रांच ऑफिस है, चाहे वो ब्रांच ऑफिस इंडिया में हो, चाहे ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया में हो, तो उस ब्रांच के भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगे। और जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट एक्रूअल बेसिस होंगे, और आप क्या फॉलो करेंगे? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो तीन बातें, तीन प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने हैं जब भी कोई कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी। एक तो ट्रू एंड फेयर व्यू देगी, दूसरा एक्रूअल बेसिस पे, और थर्ड बेटा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, यहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है बेटा। जो भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, बुक्स एंड पेपर होते हैं, क्या वो सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे जाएंगे या किसी अदर प्लेस पे भी आप रख सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रेलिवेंट पेपर को आप अदर प्लेस इन इंडिया। पहली गलती जो आपसे पेपर में होगी, मैंने कहा अदर प्लेस इन इंडिया, मैंने किसकी बात नहीं की बच्चे? आउटसाइड इंडिया। यानी आप जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट कहां मेंटेन करते हो? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। किसी अदर प्लेस पे इंडिया में करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा? अगर कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अदर प्लेस पे रखना चाहती है इंडिया में, अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, रख तो सकती है, लेकिन कंपनी को एक कंडीशन है। कंपनी को 7 दिन के अंदर जो अदर प्लेस है उसका फुल एड्रेस अदर प्लेस का किसको इंटीमेशन देनी है? उसकी आरओसी को, राइटिंग में। और कितने दिन के अंदर? 7 डेज। और कौन से फॉर्म में बच्चे? एओसी 5। लो भैया, यहीं से पहला क्वेश्चन बेटा आपके पेपर के लिए। कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जनरली कहां पे रखती है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। क्या अदर प्लेस इन इंडिया, अदर प्लेस इन इंडिया रख सकती है? बिल्कुल रख सकती है। कंडीशन क्या है? आप अदर प्लेस पे भी रख सकते हो इंडिया में, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां पे भी डिसाइड करना चाहे डिसाइड कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। यानी अदर प्लेस जब भी डिसाइड होगा उसका डिसीजन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, और जो भी आपने डिसीजन लिया अदर प्लेस का, उसकी इंटीमेशन आरओसी को देनी है 7 दिन के अंदर। आपको वो अदर प्लेस का फुल एड्रेस आरओसी को बताना है। कौन से फॉर्म में बच्चे? एओसी 5। तो पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में यहां से आता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, कंपनी चाहे तो, मैंडेटरी नहीं है, कंपनी चाहे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रेलिवेंट पेपर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी मेंटेन कर सकती है, मैंडेटरी नहीं है। अगर एक कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रेलिवेंट पेपर इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखना चाहती है, रख सकती है, लेकिन रूल 3 में, रूल 3 का कुछ क्राइटेरिया है, वो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो क्या क्राइटेरिया है बेटा? शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा। आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए। पहली कंडीशन, रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया ऑल टाइम्स। कभी भी अगर इंडिया में उनको एक्सेस करना हो तो उनको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाने से मना नहीं है, लेकिन वो क्या होने चाहिए? सेल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। कब? ऑल टाइम्स। सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए हम उनको क्या कर सकते हैं? इंडिया में एक्सेस कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक मोड में होनी चाहिए। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, 1 अप्रैल 2024 के बाद बेटा हर कंपनी जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेटा जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी तो ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेगी। ये पेपर में बेटा यहां पे क्वेश्चन 2 जो पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रेलिवेंट पेपर मेंटेन कर सकती है? यस। अगर करेगी तो रूल 3 अकाउंट्स ऑफ कंपनी रूल्स 2014 को फॉलो करना पड़ेगा। पहली कंडीशन, रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया ऑल टाइम्स। 1 अप्रैल 2024 के बाद बेटा जो भी कंपनी अपने
बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करेगी जिसमें 3 फैसिलिटी हो। बस ये 3 वर्ड याद रखना। उसके अंदर सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए बेटा, क्या फीचर्स होनी चाहिए? रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल। हर ट्रांजैक्शन को क्या किया जा सकता है? रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है। एक क्या होना चाहिए? क्रिएटिंग एंड एडिट लॉग ऑफ ईच चेंज। अगर आप कोई चेंज करोगे बच्चे, अगर आप कुछ भी चेंज करोगे, एडिट, क्रिएटिंग एंड एडिट लॉग ऑफ ईच चेंज। और थर्ड, ऑडिट ट्रेल कैन नॉट बी डिसेबल। यानी जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम कीजिए आप। लेकिन 2024 1 अप्रैल 2024 के बाद हर कंपनी को ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है जिस सॉफ्टवेयर के अंदर 3 फैसिलिटी हो। फर्स्ट, क्या फीचर्स होनी चाहिए? रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, क्रिएटिंग एंड एडिट लॉग ऑफ ईच चेंजेस, और ऑडिट ट्रेल क्या नहीं होना चाहिए कभी भी? कैन नॉट बी डिसेबल। नेक्स्ट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर आप मेंटेन करोगे, जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है उसी ओरिजिनल फॉर्मेट में आप मेंटेन करेंगे। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर है वो रिटेन कैसे करने आपको? कंप्लीटली इन द फॉर्मेट इन विच दे वर ओरिजिनली, जैसे जनरेट हुए थे या आपको भेजे गए थे या आपको रिसीव हुए थे। तो जिस फॉर्मेट में ओरिजिनली रिसीव हुए थे उसी फॉर्मेट में रहने चाहिए जो ओरिजिनली फॉर्मेट था। अगर इंफॉर्मेशन किसी ब्रांच ऑफिस से मिली है तो जो इंफॉर्मेशन ब्रांच ऑफिस से कंपनी को मिली है बेटा, वही इंफॉर्मेशन मेंटेन रहनी चाहिए, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे वो डिस्प्ले होना चाहिए लेजिबल फॉर्म की, प्रॉपर दिखे। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्रॉपर सिस्टम फॉर स्टोरेज, स्टोरेज होना चाहिए, रिट्रीवल, डिस्प्ले, और अभी हमको पेन ड्राइव में लेना है, प्रिंट आउट लेना है, डिस्प्ले, ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्रॉपर सिस्टम किस चीज का? स्टोरेज, रिट्रीवल और डिस्प्ले और प्रिंट आउट। तो क्या बताया मैंने शॉर्ट में फर्स्ट, बनाइए इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मैंडेटरी नहीं है, रूल 3 के अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हो। रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया ऑल टाइम्स। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 2024 के बाद ऐसा यूज करना जिसमें 3 फैसिलिटी हो। रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, क्रिएट एंड एडिट लॉग ऑफ ईच चेंजेस, जो भी चेंजेस करोगे पता चल जाएगा। थर्ड बेटा, ऑडिट ट्रेल कैन नॉट बी डिसेबल। उसके बाद मैंने क्या बात की? जो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में बुक्स ऑफ अकाउंट रेलिवेंट पेपर जो बनाए गए थे उसी फॉर्म में ओरिजिनली क्या होने चाहिए? वो रिटेन होंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ब्रांच ऑफिस से कोई इंफॉर्मेशन आई है, जो इंफॉर्मेशन ओरिजिनल मैनर में आई थी उसी मैनर में मेंटेन रखना है। और डिस्प्ले होना चाहिए लेजिबल फॉर्म में, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जहां पे उसको स्टोरेज किया जा सकता है, और रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट। बैकअप भी होना चाहिए बच्चे। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर रहे हो उस पर बैकअप होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आप कह रहे हो कि पता नहीं बैकअप कहां गया, बैकअप था ही नहीं। कल कुछ भी दिक्कत हो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या भी चाहिए? बैकअप भी चाहिए। उसके बाद बेटा ये क्या कह रहा है बेटा? सेल, हाँ बेटा, कंपनी ना आरओसी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती है। हर कंपनी हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करती है। ये बात सबको पता होनी चाहिए बेटा। सेक्शन 137 बोलता है हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करेगी एनुअल बेसिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एनुअल बेसिस सबमिट होंगे ही, पर उसी के साथ साथ आपको क्या भी करना है? अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन किए तो आपको नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बताना है। सेकंड, आईपी एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, और अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अदर बुक्स एंड पेपर कहां मेंटेन है? क्लाउड पे, तो सच एड्रेस प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स ऑफ अकाउंट बना सकते हैं। रूल 3 को सेटिस्फाई आपको करना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 बेटा, अगर किसी कंपनी का ब्रांच ऑफिस या तो इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया, तो ब्रांच को भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। सेम प्रिंसिपल किस पे भी अप्लाई होंगे? जो ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे वो एक्रूअल बेसिस होने चाहिए, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे। तो ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे पेपर में गलती बच्चों से क्या होती? 2 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं। अगर ब्रांच ऑफिस आपका इंडिया में है
तो एक तो आपको ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनाने ही है, लेकिन आपको पीरियोडिकली बेसिस वो ब्रांच के रिकॉर्ड कंपनी को भेजने हैं। यानी अगर आपका ब्रांच ऑफिस इंडिया पे है तो ब्रांच के अकाउंट आपको एक प्रॉपर समराइज रिटर्न पीरियोडिकली किसको भेजनी है, ब्रांच ऑफिस किसको भेजेगी, कंपनी को। कहां पे, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे या अदर प्लेस। अदर प्लेस का मतलब अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा इंडिया में आपने कहीं और पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं तो ब्रांच ऑफिस पीरियोडिकली बेसिस रिकॉर्ड कहां पे भेजेगी, या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे या अदर प्लेस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जहां बच्चे गलती करते हैं, अगर ब्रांच ऑफिस इंडिया में ना होके ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया में है, अगर ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया में है तो उस ब्रांच के भी रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, और कंपनी को ब्रांच ऑफिस को क्वार्टरली इंटरवल पे, क्वार्टरली, इंडिया पे ब्रांच ऑफिस है तो वर्ड लिखा है पीरियोडिकली, वो 2 महीने हो सकते हैं, 3 महीने, लॉ मेकर क्लियर नहीं है। लेकिन अगर ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया में है तो ब्रांच के रिकॉर्ड कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपको क्या करना है, क्वार्टरली, पीरियोडिकल, एक क्वार्टरली समराइज रिटर्न ब्रांच किसको भेजेगी बेटा, या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे या किसी अदर प्लेस इन इंडिया। तो यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जहां पेपर में बच्चे गलती होगी, सबसे पहले चेक करना ब्रांच ऑफिस इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया। इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया, ब्रांच के भी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं, सेम मैनर में करने हैं जैसे आपने कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए। लेकिन कंडीशन क्या है, ब्रांच पीरियोडिकली बेसिस अपने रिकॉर्ड कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजेगी, अदर ऑफिस पे। और अगर ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया में है तो क्वार्टरली समराइज रिटर्न भेजेगी, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे या अदर प्लेस पे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता। कहीं पे क्वार्टरली है और एक जगह पीरियोडिकली है। क्वार्टरली वर्ड यूज होता है जब ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया में हो। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर बुक्स एंड पेपर है ये मेंटेन होंगे बेटा विद इन इंडिया। अगर ये विद इन इंडिया मेंटेन है तो क्या हो सकता है बेटा, इनको इंस्पेक्ट किया जा सकता है बाय एनी डायरेक्टर। नॉर्मली सुनना, नॉर्मली कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट कोई भी डायरेक्टर क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट जनरली इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपके आर्टिकल में ऑथराइजेशन हो तो बात अलग है, नॉर्मली मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देख सकता। रीजन भी है बेटा, अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा तो आपके सेल परचेज सारा रिकॉर्ड तो उसके पास चला जाएगा, और कोई भी बंदा आपका एक शेयर लेके मेंबर बन जाएगा और आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसके पास लग जाएगी। हाँ, मेंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मांग सकता है, वो सबके लिए अवेलेबल होती है। मैं क्या कहना चाहता हूं, जो भी बुक्स एंड पेपर है, बुक्स ऑफ अकाउंट है जो कंपनी ने इंडिया में मेंटेन कर रखे हैं, उसको जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे है या किसी अदर प्लेस इन इंडिया है, उसको कोई भी डायरेक्टर क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफ एनी, अगर कहां पे मेंटेन है, आउटसाइड द कंट्री, अगर कोई कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड द कंट्री मेंटेन है और कोई डायरेक्टर उसको इंस्पेक्ट करना चाहता है तो पहले उस डायरेक्टर को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर का मतलब उस डायरेक्टर को पहले रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। डायरेक्टर को क्या लगानी पड़ेगी, रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी कंपनी से कि मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, और एक रिटर्न रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया मेंटेन है और कोई डायरेक्टर उसको इंस्पेक्ट करना चाहता है तो पहले कंपनी को एक प्रोसीजर के तहत रिक्वेस्ट लगाएगा, और जब कंपनी को रिक्वेस्ट लगाएगी तो कंपनी 15 दिन के अंदर, जिस दिन रिटर्न रिक्वेस्ट लगाई डायरेक्टर ने, वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को प्रोवाइड कराएगी। और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ डायरेक्टर ही इंस्पेक्ट कर सकता है, ना उसका कोई एजेंट इंस्पेक्ट कर सकता है, ना कोई पावर ऑफ अटर्नी होल्डर, ना उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव। यानी जो नॉर्मल कंपनी इंडिया में जो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट इंफॉर्मेशन है वो जनरली डायरेक्टर देख सकता है, और कुछ केसेस में बेटा एमसीए क्लैरिफाई कर रहा है कि एजेंट भी, डायरेक्टर के बिहाफ पे एजेंट भी इंडिया की इंफॉर्मेशन अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर। हो सकता है डायरेक्टर अनपढ़ हो, डायरेक्टर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल सकता है कि आप जाके देख सकते हो। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया में मेंटेन है
तो पहले तो प्रोसीजर है वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को मिलेगी कैसे? पहले डायरेक्टर रिक्वेस्ट लगाएगा कंपनी को, और जिस दिन रिक्वेस्ट लगाई उसके 15 दिन के अंदर कंपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिर्फ डायरेक्टर के लिए होगी। वो किसके लिए होगी? डायरेक्टर के लिए होगी। ना वो डायरेक्टर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए है इंफॉर्मेशन, ना एजेंट के लिए, और ना किसी पावर ऑफ अटर्नी। हमने किसी के फेवर में अगर पावर ऑफ अटर्नी भी इशू कर रखे उस वो भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया मेंटेन थी। सुनना बेटा, प्रो इंस्पेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिडरी। एक होल्डिंग कंपनी क्या कर सकती है बेटा? अपने यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग बुला के और बीआर पास करके किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकती है कि जाओ आप सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हो। तो होल्डिंग कंपनी एक बोर्ड मीटिंग बुला के बोर्ड रेजुलेशन पास करके किसी डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकती है, किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकती है बोर्ड के भी आप पे कि आप सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, जब भी कोई इंस्पेक्शन, कोई डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर रहा है बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट विद इन इंडिया, तो जो भी कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉई है उनको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। तो यानी ऑफिसर एम्प्लॉय की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वो मदद करेगा इंस्पेक्शन में। ऑल असिस्टेंस इंस्पेक्शन, डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट को विद इन इंडिया, तो ये एम्प्लॉय ऑफिसर की ड्यूटी है, उसकी मदद करेगा। जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो अवेलेबल करानी पड़ेगी। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू बेटा लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से सुनना, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है कितने साल के प्रिजर्व करने हैं? पिछले 8 सालों के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करने हैं? मेंटेन करने हैं, प्रिजर्व करने हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी पे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कंपनी को 8 साल से ज्यादा के बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिजर्व करने का ऑर्डर पास कर सकती है। तो जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कितने सालों के प्रिजर्व करने हैं? पिछले 8 सालों के बुक्स ऑफ अकाउंट आपको प्रिजर्व करने हैं, टुगेदर विद वाउचर और रेलिवेंट एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ऑर्डर दे सकती है कि कंपनी लॉन्गर पीरियड के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिजर्व कर सकती है। फिर लास्ट बेटा, लास्ट, अब देखो बेटा जितना मैंने पढ़ा ना तुम्हारे लिए, मैंने एक, ध्यान से सुनना बच्चे, समझना सारे बच्चे, देखो मैंने सब कुछ कवर कर दिया, एक ही चार्ट में सब कुछ कवर। हर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी, बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी फाइनेंशियल ईयर, ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर 3 प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन, एक्रूअल बेसिस, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये पूरा चार्ट बना दिया मैंने। बुक्स ऑफ अकाउंट अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा तो कैसे मेंटेन होगा, उसमें एक बस ये पॉइंट याद रखा, अगर सेक्शन 128 का वोलेशन हो जाता है, सेक्शन 128 का, तो कौन पर्सन रेस्पॉन्सिबल है? अगर कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर मेंटेन नहीं किए, एक तो एमडी, डब्ल्यूटीडी, और डब्ल्यूटीडी भी कौन सा बेटा? होल टाइम डायरेक्टर जिसको फाइनेंस का चार्ज है, सीएफओ, या कोई एनी पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया। मिनिमम फाइन 50,000, मैक्सिमम 5 लाख। तो ये बेटा इस पूरे चार्ट पे मैंने सब कुछ कवर कर दिया। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 128। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट है बेटा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसको ये चार्ट समझ में आ गया बेटा, ये पूरा कंसेप्ट यहां से है, मैंने ये चार्ट बनाया बेटा, ध्यान से समझना सारे बच्चे। सबसे पहले जब भी आप कभी पढ़ो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेशन, सबसे पहले क्या पढ़नी है बेटा आपको? डेफिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी को, एवरी कंपनी सेल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एवरी ईयर। हर साल हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में क्या क्या है बेटा? आपकी बैलेंस शीट आ गई, P&L आ गए बेटा, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो इनकम एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट। तो डेफिनेशन में बेटा क्या लिखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 क्लोज 40। 2 क्लोज 40 के अंदर क्या है बच्चे? डेफिनेशन, बैलेंस शीट, P&L, CFS और चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट।
लेकिन अगर 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, उनको रिलैक्सेशन है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इन सबको भी बनाना है, पर इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन जो देखो, ये जो चार्ट जिस बच्चे ने समझ लिया उसको अकाउंट्स ऑफ कंपनी इजी लगेगा। सेकंड, मैंने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ कंसोलिडेट किया है। सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, सर मीनिंग तो हमें पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे प्रिपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग। हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 129। फिर उसके बाद आपको सेक्शन 134 बोलता है, ये आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये अप्रूव और साइन होंगे बेटा 134 में। यानी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनको अप्रूव भी कराना है और साइन भी कराना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अप्रूवल एंड साइनिंग, अप्रूव कौन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। साइनिंग की भी अभी बात करेंगे हम। तो कोई आपसे पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं? 134। साइन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं? 134। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाती है उनका ऑडिट होता है कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? 143। फिर उसके बाद बेटा मेंबर का राइट है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी किसको फॉरवर्ड की जाएगी? मेंबर को। कौन से सेक्शन में? 136 में मेंबर का राइट है। जब मेंबर को जनरल मीटिंग का, एजीएम का नोटिस मिलेगा, उस नोटिस के साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी भी सर्कुलेट होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन कहां पे रखते हैं? शेयर होल्डर। फिर शेयर होल्डर देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने हैं या नहीं, और फिर फाइनली शेयर होल्डर एजीएम में क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं, और कई बार वर्ड लिखा होता है अडॉप्ट करते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां पे रखेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग में, और शेयर होल्डर उन्हें क्या करते हैं? अप्रूव अडॉप्ट करते हैं। कहां पे? एजीएम। ये बात कहां लिखी है? सेक्शन 129 सबसेक्शन 2। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी किसको भी फाइल होगी? आरओसी को। कितने दिन के अंदर बेटा? विद इन 30 डेज। और ये 30 डेज कब से है? फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। कौन से फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होते हैं? एओसी 4। अब देखो मैंने एक साथ सारा कंसोलिडेट कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले कोई आपसे पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन कहां दे रखी है? 2 क्लोज 40। क्या क्या इंक्लूड होता है? बैलेंस शीट, P&L, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो इनकम एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट। ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, इनको रिलैक्सेशन है, इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 129। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होंगे? 134। साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन करेगा? ये कहां से पता चलता है? सेक्शन 134। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी कराना है? बिल्कुल कराना है। ऑडिटर ऑडिट करके ही तो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, सेक्शन 143। मेंबर का राइट है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी शेयर होल्डर को रिसीव होनी चाहिए। ये राइट कौन सा सेक्शन देता है? 136। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके सामने भी रखेगी? मालिक लोगों के सामने। मालिक कौन? शेयर होल्डर। कहां पे रखेंगे? एजीएम। शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे, सब कुछ सही है तो अप्रूव कर देंगे, मना भी कर सकते हैं, अडॉप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो अप्रूव कर देंगे एजीएम में बाय पासिंग ओआर, डिटेल में देखेंगे। और लास्ट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी किसको भी फाइल होगी? आरओसी। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। कौन से फॉर्म में? एओसी 4। ये था बेटा, ये जिसको ये पेज को साथ में लेके चलेगा उसको चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसको पहले बेस बनाओ कि रोड मैप बनाओ कि इस चैप्टर में जाना कैसे है मुझे। डेफिनेशन मैंने बता दी, स्टार्ट करते हैं बेटा। सेक्शन डेफिनेशन हो चुकी है बेटा हमारी। अब देखो बेटा, सिंपल सी बात, एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, एवरी कंपनी सेल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। 3 बातें बस ध्यान में रखो। ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करेगा? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी।
ट्रू एंड फेयर व्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस। जब हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, आपने ऑडिट में भी पढ़ा होगा बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट हुआ है फॉर्मेट है उसका एज पर शेड्यूल 3। तो हर कंपनी जब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी ट्रू एंड फेयर व्यू देगी। और ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं एज पर शेड्यूल 3। और शेड्यूल 3 में भी 3 डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2। डिवीजन 1 कब डील करते हैं बेटा? जब आप क्या बना रहे हो, एएस की बात हो रही है। जब आप डिवीजन 1 कब लगता है? जब शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई किए जा रहे हैं बेटा विद अकाउंटिंग, यानी एएस की बात हो रही है। एएस के लिए बेटा डिवीजन 1 और इंडेस के लिए बेटा क्या है? डिवीजन 2। एमसीक्यू में पूछ सकता है इसलिए मैंने बता दिया यहां पे। फिर उसके बाद देखो, जनरली हर नथिंग कंटेनिंग 129 सबसेक्शन 1। बेटा कुछ ऐसी कंपनी है जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से बनी। 4 कंपनी की बात कर रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या ऐसी कंपनी जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग बनाने। तो बेटा अगर ऐसी कोई कंपनी है, देखो आपने पढ़ा होगा इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सेक्शन 1 बोलता है कि कंपनी एक्ट इन सभी कंपनी पे लगता है। सेक्शन 1 बोलता है बेटा कंपनी एक्ट इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगता है, बैंकिंग कंपनी पे भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे भी लगता है। लेकिन साथ में इनके खुद के भी सेपरेट एक्ट है। इंश्योरेंस एक्ट 1938, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो इनके अपने खुद के भी कानून है और इन पे कंपनी एक्ट भी लगता है। लेकिन अगर कंपनी एक्ट और इनके खुद के एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो कौन प्रिवेल करेगा? इनका खुद का एक्ट। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर इन कंपनियों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए हैं और कंपनी एक्ट की कुछ बातों को इग्नोर कर दिया है, ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं किया, तो आप ये नहीं कह सकते इन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। अगर कोई बातें इन्होंने कंपनी एक्ट की स्किप कर दी है, कुछ डिस्क्लोज नहीं किया, तो आप ये नहीं बोल सकते ऐसी कंपनी इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते इन कंपनियों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या नहीं शो किया है? ट्रू एंड फेयर व्यू। यही बोला है। तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सच मैटर शैल नॉट कंसीडर नॉट प्रेजेंटिंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनी। नेक्स्ट 129(2) सबको पता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किनके सामने रखे जाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किनके सामने रखेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां ले डाउन होते हैं, कहां पे रखे जाएंगे? एनुअल जनरल मीटिंग में। शेयर होल्डर इनको देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो शेयर होल्डर क्या करेंगे? इनको अप्रूव। शेयर होल्डर इनको क्या करेंगे बेटा? अप्रूव्ड। कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग में। और कौन सा रेजुलेशन पास करके? बाई पासिंग ऑर्डिनरी रेजुलेशन। बाई पासिंग ऑर्डिनरी रेजुलेशन। क्लियर बच्चे? लो भैया 129 सबसेक्शन 2 थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अगर किसी कंपनी की एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है, अगर किसी कंपनी की एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है, तो वो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन एडिशन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने पड़ेंगे। अगर किसी कंपनी की एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है, तो वो कंपनी अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगी, साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी। और जब अपने सीएफएस बनाएगी तो जो बेसिक बातें थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो किस पे भी अप्लाई होगी? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या सर? जब आप सीएफएस बनाओगे तो उसमें भी एएस फॉलो करोगे। जब आप सीएफएस बनाओगे तो वो भी किसके अकॉर्डिंग होगे? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। जब आप सीएफएस बनाओगे उसको भी कहां पे ले डाउन करोगे बेटा अप्रूवल के लिए? एजीएम में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एज पर एएस होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी सीएफएस बना रही है, क्यों बना रही है? क्योंकि हमारी सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी है। तो अगर कोई कंपनी अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो 3 बातें उन पे भी एप्लीकेबल होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे,
वो भी शेयर होल्डर के सामने उनको अप्रूव कराएंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे एजीएम में, और वो भी किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, शेड्यूल 3। साथ में एओसी 1, बेटा यहां पे सुनना, एक होल्डिंग कंपनी क्या करेगी बेटा, एक सेपरेट स्टेटमेंट, एक होल्डिंग कंपनी की 5 सब्सिडरी है, 2 एसोसिएट कंपनी है, तो उन होल्डिंग कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन 5 सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर का क्या करेगी बेटा, एक एवरेज स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी और अपने होल्डिंग कंपनी के साथ अटैच करेगी, होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होगा। यानी होल्डिंग कंपनी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसकी 2-4 सब्सिडरी है, एसोसिएट है, तो उनकी एक एवरेज, साइलेंट फीचर का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब समरी, पूरी डिटेल नहीं बेटा, एवरेज सैलिएंट फीचर एवरेज समरी। तो होल्डिंग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक सेपरेट स्टेटमेंट सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर एसोसिएट कंपनी के मेंटेन करेगी, कौन से फॉर्म में, एओसी 1। क्लियर बेटा। तो कंपनी, ये कंपनी का मतलब क्या है यहां पे, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी अटैच करेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक सेपरेट स्टेटमेंट जिसके अंदर एवरेज समरी होगी किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरीज एसोसिएट कंपनी जॉइंट वेंचर इन फॉर्म एओसी 1। तो अभी तक 2 फॉर्म हो चुके हैं। एओसी 1 होल्डिंग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या अटैच करेगी, सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर इन फॉर्म नंबर एओसी 1। एओसी 5 अगर कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अदर प्लेस पे मेंटेन किया इंडिया में अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, तो उस एड्रेस की इंटीमेशन आरओसी को जाएगी कौन से फॉर्म में, एओसी 5। तो 2 फॉर्म हो चुके हैं, एओसी 1 एओसी 5। वैसे तो एक और फॉर्म हो चुका है, हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, कौन से फॉर्म में, एओसी 4। तो 1 भी हो चुका है, एओसी 4 हो चुका है, एओसी 5। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। बेटा ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल बनाता हूं यहां पे, ए बी सी, सुनना भैया, ये जो बी है ना बेटा, ए की या तो सब्सिडरी है, सब्सिडरी का मतलब ए ने बी के मोर देन नहीं बोल सकता, मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, मोर देन 50% वोटिंग राइट होल्ड कर रखे। ए बी की क्या है, तो सब्सिडरी है, या ए बी की क्या है बेटा, होली ओन सब्सिडरी। पेपर में चेक करना, होली ओन सब्सिडरी। ए की बी क्या है बेटा, या तो सब्सिडरी है या होली ओन सब्सिडरी। बी क्या है बेटा, ए की या तो सब्सिडरी है, ए ने बी में मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है, या ए ने 100% शेयर होल्ड कर रखे है बी में, तो या तो बी ए की सब्सिडरी है या होली ओन सब्सिडरी। ये बी क्या होनी चाहिए, अनलिस्टेड कंपनी। ये बी क्या होनी चाहिए, अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है बेटा। और ध्यान से सुनना, ये क्या बना रही है बेटा, सीएफएस बना रही है। जो मेन कंपनी है ए वो सीएफएस बना रही है, तो बी जो है, बी कंपनी, इसे सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बनाने की जरूरत नहीं बेटा, बी को। कब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने, पहली कंडीशन, बी या तो किसी की होली ओन सब्सिडरी है या पार्सली ओन सब्सिडरी, और उस कंपनी के बी के जो बाकी के मेंबर है, भैया ए ने बी में 51% शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो 49% मेंबर तो और भी है ना, उन 49% मेंबर ने अपनी राइटिंग में कंसेंट दे दी है, 100% कंसेंट दे दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बी को अपनी सी के, बी की सब्सिडरी कौन है, सी, तो ये रिलैक्सेशन एग्जम्पशन किसको दी गई है, बी को। कब दी गई है, ए जो मेन कंपनी है बेटा, अल्टीमेट कंपनी है, जो मेन कंपनी है ए कंपनी, वो अपने सीएफएस बना रही है, तो किसको बनाने की जरूरत नहीं है, बी को सी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़े पापा है ए, वो सीएफएस बना रहे। पहली कंडीशन, ए कंपनी, जो ए कंपनी है बेटा, वो क्या बना रही है, सीएफएस बना रही है। किसको एग्जम्पशन है, बी को। पहली कंडीशन बी क्या होनी चाहिए, तो सब्सिडरी या होली ओन सब्सिडरी। बी के जो 49% मेंबर है, मान लेते हैं बी सब्सिडरी है और ए ने बी के 51% शेयर होल्ड कर रखे एग्जांपल, तो बाकी कितने बचे, 49। तो 49% मेंबर अपनी एडवांस में कंसेंट दे दे राइटिंग में कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,
तो बी को सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं। और ये बी जो कंपनी है बेटा, बी, ये क्या होनी चाहिए, ना तो लिस्टेड है और ना फ्यूचर में लिस्टेड होने की सोच रही है, ना इंडिया में ना आउटसाइड इंडिया में। और जो उसकी अल्टीमेट कंपनी है, अल्टीमेट कंपनी जो ए कंपनी है, वो अपने क्या बना रही है बेटा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना भी रही है और आरओसी को फाइल भी कर रही है। और सीएफएस बनाते समय वो एएस भी फॉलो कर रही है और शेड्यूल 3 भी कंप्लाई कर रही है। तो अगर हमारी अल्टीमेट कंपनी सीएफएस बना रही है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 3, तो ये जो बी कंपनी है इसकी एग्जम्पशन की बात है। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है मेरी तरफ से बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए थोड़ा सा यहां पे देख के जाना अच्छे से। बेटा 129 सबसेक्शन 4 क्या बोलते हैं, जब भी आप सीएफएस बनाओगे, जब भी आप सीएफएस प्रिपेयर करोगे, अडॉप्ट करोगे, ऑडिट कराओगे, तो मुटेटिस मुटेंडिस सीएफएस पे भी वो बात अप्लाई होगी। जैसे नॉर्मल आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं, सीएफएस पे भी सेम बात, मुटेटिस मुटेंडिस एज इट इज अप्लाई। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनते हैं, सीएफएस भी ऐसे ही बनेंगे। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है, वैसे सीएफएस का भी ऑडिट होगा। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में रखे जाते हैं शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए, सेम बात किस पे अप्लाई होगी, सीएफएस। अगर किसी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं किया, तो आपको बताना पड़ेगा रीजन क्या था, क्यों आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं किया। एक तो यह बताना पड़ेगा कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेविएशन किया है, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया। साथ में रीजन बताओ ये डेविएशन का, क्यों आप एएस फॉलो नहीं कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, और अगर आपने एएस फॉलो नहीं किया तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हुआ उस डेविएशन का, यह भी आपको बताना पड़ेगा, कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे किसी क्लास और क्लास ऑफ कंपनी को सीएफएस से क्या दे सकती है, एग्जम्पशन दे सकती है, आइदर कंडीशनली और अनकंडीशनली। और सेक्शन 1 किसको दी भी गई है बेटा, 129 किस पे अप्लाई नहीं होता, कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो किस में एंगेज है, डिफेंस प्रोडक्शन, एएस 17। ये देखो बेटा, कौन पर्सन रेस्पॉन्सिबल है, कभी भी पेपर में कंफ्यूज हो, 128 और 129 कनेक्टेड है, ये सारी बातें सेम है। वहां पे भी एमडी था, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय डिफॉल्ट किया, एमडी रेस्पॉन्सिबल है, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ, अदर पर्सन ऑफ कंपनी चार्ज बाय बोर्ड विद ड्यूटी ऑफ कंप्लायंस, यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी पर्सन को ऑथराइज किया था कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने, तो एमडी डब्ल्यूटीडी भी कब बेटा, चार्ज इन फाइनेंस। सेम बात ये बेटा आपने 128 में पढ़ी थी, लेकिन यहां पे कुछ एक्स्ट्रा है। इंप्रिजमेंट की बात वहां पे नहीं थी, यहां पे 1 साल तक की जेल भी हो सकती है, मिनिमम 50,000 का फाइन, मैक्सिमम 5 लाख और बहुत। और अगर इनमें से ऊपर वाले ऑफिसर एब्सेंट है तो सारे डायरेक्टर सेल रेस्पॉन्सिबल एंड पनिशेबल। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपने सही से प्रिपेयर नहीं किया तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। पहली बार मैं आपको बोला हूं 128 129 की पेनल्टी जरूर याद करके जाए, कौन पर्सन रेस्पॉन्सिबल है कंप्लायंस के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो ये भी आपको देखना है 129 सबसेक्शन 7। क्लियर बेटा। 129A नया है, हल्का सा पूछ सकता है एमसीक्यू बेस। बेटा ये अनलिस्टेड कंपनी के, हर लिस्टेड कंपनी को सभी बच्चों को पता है बेटा, लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं, जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, और लिस्टेड कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट आते हैं। क्वार्टरली क्या होते हैं बेटा, उनके प्रॉफिट आते हैं। तो क्वार्टरली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है बेटा, अनलिस्टेड कंपनी, जैसे बेटा लिस्टेड कंपनी को तो अपने क्वार्टरली क्या करने होते हैं बेटा, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह पब्लिश हो ही जाते हैं बेटा। अब ये क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, अनलिस्टेड कंपनी के लिए 129 किसके लिए बात करता है, अभी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट प्रिपेयर करेगी पीरियोडिकल बेसिस। एक नई बात, अनलिस्टेड कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे बनाएगी, पीरियोडिकल बेसिस। लिस्टेड कंपनी तो ऑलरेडी पीरियोडिकल बेसिस, क्वार्टरली बेसिस अपने फाइनेंशियल अपने रिजल्ट प्रिपेयर करती है, लेकिन ये बात किसके लिए भी लेके आ गई, अनलिस्टेड कंपनी को भी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट प्रिपेयर करने हैं पीरियोडिकल बेसिस। और किन की अप्रूवल लेनी है, टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अप्रूवल किसकी लेनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और एक या तो कंप्लीट ऑडिट कराओ या बेटा लिमिटेड रिव्यू, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट।
कि यानी किसी सीए से कंप्लीट ऑडिट कराओ या लिमिटेड रिव्यू भी करा रहे हो चलेगा। और एक कॉपी बेटा किसको फाइल कर दो, आरओसी को, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, रेलिवेंट पीरियड। तो कुल मिला के क्या मतलब है, लिस्टेड कंपनी की टेंशन लेनी नहीं, वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं। अब किसको भी पकड़ने की कोशिश की गई, अनलिस्टेड कंपनी पीरियोडिकल बेसिस पे अपने फाइनेंशियल रिजल्ट प्रिपेयर करेगी, पहली बात। किसकी अप्रूवल लेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेकंड बात। थर्ड, या तो कंप्लीट ऑडिट कराए या लिमिटेड रिव्यू कराए, और जो भी कंप्लीट रिव्यू कराया या बेटा लिमिटेड रिव्यू, उसकी एक कॉपी किसको भी फाइल करे, आरओसी को, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, रेलिवेंट पीरियड के। नेक्स्ट बेटा सेक्शन 130, सेक्शन 130 क्या बोलता है, 130 का हेडिंग देखो बेटा क्या बोलता है, रीओपन ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। रीओपन, एक कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन कर सकती है और रिकास्ट, यानी कुछ गलतियां हुई थी उनको फिर से रिकास्ट कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, बस आपको यहां से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन, किसकी बात हो रही है बेटा, एप्लीकेंट कौन है बेटा, सिसरा। सिसरा का मतलब क्या है, यहां पे सिसरा का मतलब देखो बेटा, कौन एप्लीकेशन लगाएगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, कोई एनी रेगुलेटर, एनी अदर पर्सन का मतलब क्रेडिटर हो सकता है, मेंबर हो सकता है। वो किसको एप्लीकेशन लगा रहा है बेटा, या तो कोर्ट को एप्लीकेशन लगाई जाएगी, एनसीएलटी। कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन लगेगी, एनसीएलटी 9। यानी एप्लीकेशन कौन लगा रहा है बेटा, सिसरा। सिसरा का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन लगा सकती है एनसीएलटी कोर्ट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, एनी रेगुलेटर, एनी अदर पर्सन। सर एप्लीकेशन लग क्यों रही है ये तो बताओ। एप्लीकेशन लगा रहे हो एनसीएलटी के पास और क्या बोल रहे हो, किस कंपनी के अकाउंट जो प्रिपेयर हुए थे ना वो फ्रॉडलेंट मैनर में हुए थे और हम इनके बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन करना चाहते हैं। यानी सिसरा एनसीएलटी कोर्ट को एप्लीकेशन लगा रहे हैं एनसीएलटी 9 में। किस बात के लिए एप्लीकेशन, किस कंपनी के जो अकाउंट्स बने थे वो फ्रॉडलेंट मैनर में बने हैं और कंपनी ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड मिसमैनेज हो रहा था। जैसे बाइजूस का एग्जांपल था बेटा, कई साल तक उनकी बैलेंस शीट नहीं बन रही थी। ठीक है बच्चे, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि सिसरा एप्लीकेंट है जो एप्लीकेशन लगा रहा है। किसको एप्लीकेशन लग रही है, एनसीएलटी को। कौन से फॉर्म में, एनसीएलटी 9। रीजन क्या है, अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड इन फ्रॉडलेंट मैनर और कंपनी वर मिसमैनेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। अब भैया एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाई, एनसीएलटी ने फिर ये नोटिस किसको भेज दिया, एप्लीकेंट को। एप्लीकेंट का मतलब कौन, सिसरा। देखो बेटा मेरी बात समझो, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन लगाई हो सिर्फ एनसीएलटी के पास। सिर्फ किसने एप्लीकेशन लगाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई एक भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाई कि हम रीओपन करना चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। अब क्या किया बेटा, एनसीएलटी ने एक नोटिस भेजा। एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई लेकिन नोटिस किसको भेजा, सिसरा को। किस बात के लिए, कि हमारे पास ऐसे ऐसे रीओपन के लिए आया है, आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। और जो भी ये रिप्रेजेंटेशन देगी बेटा, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन को एनसीएलटी कंसीडर करेगा और उसके बाद एनसीएलटी अपना ऑर्डर पास करेगा और एनसीएलटी का ऑर्डर फाइनल होगा। एनसीएलटी ऑर्डर में क्या बोलेगा, एक तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन होंगे और फिर से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकास्ट करने हैं, क्योंकि अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो आपको फिर से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही करने पड़ेंगे। दोबारा बताओ मुझे, एप्लीकेंट कौन है, सिसरा। सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, रेगुलेटर, एनी अदर पर्सन। एप्लीकेशन किसको लग रही है, कोर्ट और एनसीएलटी। कौन से फॉर्म में, एनसीएलटी 9। रीजन क्या है, एप्लीकेशन रीजन इस बेस पे लग रही है कि अकाउंट्स फ्रॉडलेंट मैनर में बने हैं और कंपनी रेलिवेंट पीरियड में मिसमैनेज थी। और जरूरी थोड़ा है कि सबने ही एप्लीकेशन लगाई, हो सकती है एप्लीकेशन एक ने लगाई। फिर भी बेटा एनसीएलटी अब क्या करेगी, सबको नोटिस भेजेगी और उनका रिप्रेजेंटेशन मांगेगी, बाकी लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन मांगेगी, फिर उनके रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करेगी और एनसीएलटी फाइनली अपना ऑर्डर पास करेगी कि इस कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन करने के लिए और रिकास्ट इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी एनसीएलटी का ऑर्डर होगा फाइनल होगा, इसका मतलब एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। कितने साल के बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन कर सकते हो बेटा, रीओपन 8 साल के, क्योंकि आपने 128 में पढ़ा है बेटा कितने साल के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं एज पर लो, 8 साल। लेकिन अगर आपकी कंपनी पे कोई इन्वेस्टिगेशन थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने को बोला था तो फिर 10 साल के भी रीओपन हो सकते हैं। पर जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट कितने साल के प्रिजर्व करने होते हैं, 8 साल के। तो रीओपन भी कितने साल के होंगे बच्चे, 8 साल। ये था बेटा आपका 130। नेक्स्ट 131। बेटा यहां पे क्या है,
यहां पे कंपनी के यहां पे यानी कौन एप्लीकेशन लगा रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एप्लीकेशन लगा रहे हैं बेटा किसको? ट्रिब्यूनल को। यहां पे एनसीएलटी है, ऊपर वाले में एनसीएलटी और कोर्ट दोनों लिखा हुआ था, यहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? एनसीएलटी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेटा क्या करना चाहते हैं? वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल कर दिए उसको हम क्या करना चाहते हैं? रिवाइज करना चाहते हैं। क्यों? हम कह रहे हैं कि सर हमसे ना गलती हुई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनाने होते हैं? 129। हमें ऐसा लगता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सबमिट हुए हैं वो किसके अकॉर्डिंग नहीं है? 129। और बोर्ड रिपोर्ट कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग बनानी होती है? 134। तो अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसा लग रहा है कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट आरओसी को फाइल की है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग नहीं बने हैं और बोर्ड रिपोर्ट 134 के अकॉर्डिंग नहीं बनी है, तो कंपनी के यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाएंगे। कौन से फॉर्म में? एनसीएलटी 1। ठीक है बेटा। अब भैया एनसीएलटी क्या करेगा? ट्रिब्यूनल का मतलब एनसीएलटी। एनसीएलटी इस बार सिसरा को नोटिस नहीं देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी को नोटिस भेजेगा। चेक करो ऐसे ऐसे कंपनी ना वॉलंटरी अपनी मर्जी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज करना चाहती है। देखो चोर तो नहीं है, क्यों करना चाहते हैं? तुम्हें छापा वापा मारना है तो पकड़ो इनको बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी को एनसीएलटी ने नोटिस भेजा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी अपना रिप्रेजेंटेशन देगी कि इनको अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब एनसीएलटी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन पे एनसीएलटी अपना ऑर्डर पास करेंगे। कौन से फॉर्म में? आईएनसी 28। ये ऑर्डर किसको मिलेगा? कंपनी को। और कंपनी ऑर्डर की कॉपी किसको फाइल कर देगी? आरओसी। ये रहा पूरा प्रोसीजर। कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करना चाहते हैं, बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगता है कि हमने 129 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई और 134 के अकॉर्डिंग बोर्ड रिपोर्ट। तो एप्लीकेशन किसको लगानी है? एनसीएलटी 1 में ट्रिब्यूनल को, एनसीएलटी को। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? एक नोटिस भेजेगा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी अपना रिप्रेजेंटेशन देगी अगर देना चाहती है, और फिर उसके बाद एनसीएलटी अपना ऑर्डर पास करेंगे। ऑर्डर का कॉपी किसको फाइल हो जाएगा? आरओसी। तीन इंपॉर्टेंट बातें। कितने सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हो या बोर्ड रिपोर्ट? 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट 8 सालों के रीओपन करा सकते हो, तो यहां पे वॉलंटरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट कितने सालों की रिवाइज कर सकते हो? 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और जो भी रिवाइज करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट 1 साल में 1 बार में ही कर सकते हो। ये नहीं अभी किया था 4 महीने पहले फिर से कह रहे हो कि दोबारा फिर से रिवाइज करना, नहीं। रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट shall not be prepared or filed more than once in a financial year। और बोर्ड रिपोर्ट में रीजन भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये देखना है बेटा, ये कौन सा सेक्शन था हमारा? सेक्शन 131। क्लियर बच्चे? तो हमने देखा 129, 129A, 130, 131। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट बेटा सेक्शन 134। मोस्टली बच्चों को बेटा एक तो गलत फहमी 134 में पता क्या है बेटा? बच्चों को लगता है 134 में सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट की बात है। 134 सबसेक्शन 1 और 2 भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। 134(1) क्या बोलता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसकी बात हो रही है बेटा यहां पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई आपसे पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सीएफएस कौन अप्रूव करता है? एमसीक्यू में पूछ सकता है। शैल बी अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड सीएफएस शैल बी अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कहां पे अप्रूव होंगे? बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रेजुलेशन। साइन कौन करता है बेटा बोर्ड के भी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? ये भी आपको याद रखना है। चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी ऑथराइज बाय बोर्ड। चेयरपर्सन कंपनी का जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया बोर्ड मीटिंग में, या तो वो साइन करेगा या 2 डायरेक्टर जिनमें से एक एमडी होना चाहिए अगर आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है तो यहां पे बीच में और है एंड। अगर आपकी कंपनी में सीईओ, सीएफओ, सीएस है तो वो भी बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करेगा। तो यहां से सिर्फ इतना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, साइन ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड। तो चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी ऑथराइज बाय बोर्ड और 2 डायरेक्टर आउट ऑफ विच 1 शैल बी एमडी पेनी एंड सीईओ, सीएफओ, सीएस ऑफ द कंपनी। यहां पे एंड है बेटा, ये जरूर देख के जाना, और एंड।
अगर 1 पर्सन कंपनी है, ओनली बाई 1 डायरेक्टर फॉर सबमिशन टू ऑडिटर फॉर हिज रिपोर्ट। अब बेटा ध्यान से सुनना, द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू बी अटैच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा याद रखना, 2 वर्ड है अटैच। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ 2 चीजें अटैच होके जाती है बेटा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू बी अटैच टू, एक तो बोर्ड रिपोर्ट और एक बेटा ऑडिट रिपोर्ट। तो ये बात याद रखना, एक होता है बेटा अटैच्ड, एक होता है अनेक्स। अनेक्स का मतलब जैसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सीएफएस जो होते हैं हमारे नोट्स टू अकाउंट होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है अनेक्स। यहां पे क्या वर्ड यूज होता है अटैच। यानी अनेक्स का मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट, तो वहां वर्ड यूज होता है अनेक्स, उसी का पार्ट है। ये अलग से क्या होंगे बेटा, अटैच होंगे। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ 2 चीजें ये अटैच होगी, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट। तो सेक्शन 134 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, ऑडिटर रिपोर्ट हमेशा किसके साथ अटैच होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाते हैं बेटा, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट तो चोर भी हो सकता है, तो आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे यकीन करोगे, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट उसके साथ अटैच होगी। यहां से बेटा बोर्ड रिपोर्ट स्टार्ट होता है। हर कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट भी बनाती है बेटा, जैसे ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर की क्या बनती है, बोर्ड रिपोर्ट। क्या क्या कंटेंट होते हैं बोर्ड रिपोर्ट में, वेब एड्रेस, बेटा जो आपकी एनुअल रिटर्न होती है उसका वेब एड्रेस बोर्ड रिपोर्ट में बताना है आपको। सेकंड, नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड, पूरे साल में बोर्ड की कितनी मीटिंग हुई, ये बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट होता है, इसको बताना होता है। डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डायरेक्टर 6 बातों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते। एक क्या बनता है डायरेक्टर का, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ बेटा पेपर के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। सीधा मैं उसी पे आता हूं बेटा, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। 6 बातें ध्यान से समझो। डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या लिखा है, डायरेक्टर 6 बातों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के थ्रू, कि जो भी हमारी कंपनी ने एनुअल अकाउंट बनाए हैं एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। डायरेक्टर किस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं बेटा कंपनी के, कि हमारे जो एनुअल अकाउंट बने ना एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा, जो एनुअल अकाउंट बने वो गोइंग कंसर्न बेसिस बने हैं। डायरेक्टर कह रहे हैं कि हमने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की थी उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है। अगर हमने WDV फॉलो किया तो WDV लगाया, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड था तो कंसिस्टेंटली हमने फॉलो किया। ये 4th पॉइंट किसके लिए, एक लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर क्या बता रहे हैं कि हम ना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम फॉलो कर रही है कंपनी। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहे हैं बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर बोल रहे हैं कि कंपनी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम फॉलो कर रही है और हमारा जो इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑपरेट भी हो रहा है। अगर हमारे यहां सीसीटीवी कैमरा लगे है तो चलते भी है, कंटिन्यूअसली ऑपरेट हो रहे हैं बेटा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनर में। हमने जो भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उनको प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर कर रहे हैं बेटा, प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर मेंटेनेंस। जो भी हमने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं उनके हम प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर करते हैं। और हमारे यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है जो एंश्योर करता है जो भी हम पे एप्लीकेबल लॉ है, जो हमारी कंपनी पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे लॉ एप्लीकेबल होता है, वो टाइम टू टाइम हमें अलार्म की तरह बताता रहता है कि ये चीज आपको कंप्लायंस करनी है। तो हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है जो एंश्योर करता है जो भी एप्लीकेबल लॉ हमारी कंपनी पे एप्लीकेबल है वो सबको हमें क्या बताता रहता है बेटा, ऐसा हमने सिस्टम लगाया हुआ जो एंश्योर करता है कि आपने सारे लॉ कंप्लायंस कर दिए। 6 बातें डायरेक्टर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में 6 बातें। एनुअल अकाउंट हमारे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एनुअल अकाउंट, दूसरा भी गोइंग कंसर्न बेसिस। डायरेक्टर कह रहे हैं जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम अडॉप्ट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर अपने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं कि लिस्टेड कंपनी अपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम फॉलो कर रही है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनर में। जो भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको हम प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर से मेंटेन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम लगा हुआ है जो एंश्योर करता है कि जो भी एप्लीकेबल लॉ है उनको हमने कंप्लायंस किया है। तो बेटा जल्दी से बताओ मुझे बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या आता है बेटा, ध्यान से सुनो। फर्स्ट, वेब एड्रेस ऑफ एनुअल रिटर्न, नंबर ऑफ मीटिंग, पूरे साल में बोर्ड मीटिंग कितनी हुई, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करानी जरूरी होती है बेटा। डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, सुनना मेरी बात बेटा। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का है
तो रिपोर्टिंग होती है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है बोर्ड रिपोर्ट में। तो अगर किसी ऑडिटर को 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड मिला है तो उसकी रिपोर्टिंग होती है बेटा 143 सबसेक्शन 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अगर 1 करोड़ से कम का अमाउंट ऑफ फ्रॉड है तो ऑडिटर रिपोर्टिंग करेगा किसको, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। 4th पॉइंट, एक स्टेटमेंट। अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बेटा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन देता है, कि स्टेटमेंट देता है कि मैं क्या हूं, इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, मैं कंपनी से कनेक्टेड नहीं हूं। तो डिक्लेरेशन भी किसका पार्ट बनेगी, बोर्ड रिपोर्ट। सुनना मेरी बात बेटा, सपोज कीजिए बेटा ऑडिटर ने कोई नेगेटिव रिमार्क दिया, एडवर्स रिमार्क दिया। हमारे ऑडिटर ने बेटा, सीएस ने सेक्रेटेरियल ऑडिट किया और उस पर नेगेटिव रिमार्क दिया, कोस्ट ऑडिटर ने नेगेटिव रिमार्क दिया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने नेगेटिव रिमार्क दिया। तो भैया डायरेक्टर तुम भी तो बताओ, ये जो ऑडिटर तुम्हारी कंपनी के बारे में नेगेटिव रिमार्क दे रहा है, आप इस पे कमेंट करो। तो वो कमेंट भी किसका पार्ट बनेगा, बोर्ड रिपोर्ट। अगर किसी कंपनी ने बेटा दूसरी कंपनी को लोन दे रखा है, गारंटी दे रखी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है, इन्वेस्टमेंट, उनके पर्टिकुलर भी किसके पार्ट बनेंगे, बोर्ड रिपोर्ट। अगर किसी कंपनी का कोई रिलेटेड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हुआ है बेटा, वो भी सब बताना है। समरी बतानी है कंपनी अफेयर्स की। अगर कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से रिजर्व में ट्रांसफर किया है वो बताओ बेटा। अगर कंपनी ने इस साल कितना डिविडेंड के लिए, देखो प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, कितना किया, अगर किया है तो वो बताओ बोर्ड रिपोर्ट में। कितना अमाउंट आपने रिकमेंड किया, डिविडेंड के लिए पे करोगे आप, डिविडेंड दोगे। अगर कोई मटेरियल चेंज और कमिटमेंट हुआ है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अगर कोई मटेरियल चेंज एंड कमिटमेंट हुआ है, कोई ऐसी कुछ कंपनी में मटेरियल चेंज हुआ है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है, वो बात भी आपको बोर्ड रिपोर्ट में बतानी है। एनर्जी, आपने एनर्जी कंजर्व करने के लिए कोई सोलर प्लांट लगाया है, कुछ भी, उसकी रिपोर्टिंग भी होनी की बोर्ड रिपोर्ट में। कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है आपने, फॉरेन एक्सचेंज आपका कितना आया, कितना गया, उसकी वो सारी इंफॉर्मेशन भी बोर्ड रिपोर्ट में बताना है। आपकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है बेटा, और आपका सीएसआर, आपने सीएसआर के लिए इस साल क्या इनिशिएटिव लिया, ये भी आप बोर्ड रिपोर्ट में बताओगे। इंपॉर्टेंट बात बेटा, 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, एमसीक्यू में पूछ लेगा बेटा, 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी को भी अपनी बोर्ड रिपोर्ट बनानी है। पर कौन सी बोर्ड रिपोर्ट बनानी है, एवरेज बोर्ड रिपोर्ट। एवरेज बोर्ड रिपोर्ट क्या है बच्चे, भैया नॉर्मल कंपनी अपनी जो बोर्ड रिपोर्ट बना रही है उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी को, अगर तुम गरीब कंपनी हो, तुम्हें बोर्ड रिपोर्ट तो बनानी है, तुम्हें सिर्फ ये स्पेसिफिक मैटर अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है, इसलिए उसको बोला गया एवरेज। तो ओपीसी और स्मॉल कंपनी भी बोर्ड रिपोर्ट बनाएगी, पर कौन सी, एवरेज बोर्ड रिपोर्ट। एमसीक्यू में पूछ सकता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमेशा क्या अटैच होगी, बोर्ड रिपोर्ट। मैंने अभी बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट जाती है और बोर्ड रिपोर्ट। उसके बाद डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट मैंने बताई थी बेटा, नीचे मैंने इसका चार्ट बना रखा है। नेक्स्ट, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करेगा। ऊपर भी तो सर साइन की बात थी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन था, बोर्ड रिपोर्ट साइन कौन करेगा बेटा, इफ ऑथराइज बाय बोर्ड। अगर बोर्ड ने ऑथराइज कर रखा तो चेयरपर्सन साइन करेगा, और ऑथराइज नहीं किया बोर्ड ने किसी को तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिनमें से एक एमडी होना चाहिए, अगर आपकी कंपनी में एमडी है। और अगर आपकी ओपीसी है तो साइन कौन करेगा, 1 डायरेक्टर। ओपीसी में मिनिमम क्या होते हैं, 1 डायरेक्टर 1 मेंबर। इस साइन कॉपी ऑफ एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस। जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सीएफएस इशू होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, पब्लिश होते हैं, तो उनके साथ 3 चीजें होनी चाहिए बेटा। नोट्स टू अकाउंट, जो किसका पार्ट होता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑडिटर रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट। और लास्ट बच्चे, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन की सेक्शन का 134 का वोलेशन किया तो कंपनी पे फाइन है नॉट लेस देन 50,000 रुपीज, मिनिमम 50,000, एक्सटेंड कितना हो सकता है, 25 लाख रुपीज। और जो ऑफिसर कंपनी के है जो डिफॉल्ट में पाए जाएंगे, उनकी सजा मैक्सिमम 3 साल हो सकती है, और फाइन मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख और बहुत। ये भी याद करके जाना। तो 134 का वोलेशन किया कंपनी पे, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 25 लाख। ऑफिसर ऑफ कंपनी जो डिफॉल्ट में पाए गए हैं, मैक्सिमम 3 साल की सजा, फाइन मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख और बहुत। ये हो गया बेटा आपका 134। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट,
सीएसआर मैंने बताया था, सीएसआर में इसके साथ नहीं कराऊंगा, सीएसआर अलग टॉपिक होगा, इसीलिए बच्चों को अकाउंट्स ऑफ कंपनी समझ नहीं आता, वो नफरा और सीएसआर को भी पढ़ना शुरू कर देता है। तो नफरा सीएसआर को आप अलग पढ़ो, अलग चैप्टर की तरह ट्रीट करो। बुक्स ऑफ अकाउंट में आप नफरा और सीएसआर को छोड़ के बाकी सभी सेक्शन कवर करो, तब आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी इस चैप्टर की। नेक्स्ट बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। 136 क्या बोलता है बेटा? 136 इंपोर्टेंट। मेंबर का राइट है बेटा कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड सीएफएस, ऑडिटर रिपोर्ट। बेटा ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सब किसको सर्कुलेट किए जाएंगे बेटा? ध्यान से सुनना, सर्कुलेटेड। 136 क्या बोलता है? कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये किसको भेजेगी बेटा? इन सारे डॉक्यूमेंट को अगर मैं कंबाइन कर दूं ना बच्चे, इसी को हम बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? एनुअल रिपोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न अलग होता है बेटा, एनुअल रिपोर्ट अलग होती है। तो एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर सब्सिडरी वगैरह भी है कंपनी, तो अपने सीएफएस, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट किसको सर्कुलेट करेगी? अपने मेंबर को। मेंबर मींस इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों को। एवरी ट्रस्टी। जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किए जाते हैं। अगर 5 लाख डिबेंचर होल्डर, 10 लाख डिबेंचर होल्डर मेरी कंपनी में है, तो 10 लाख डिबेंचर होल्डर को ये कॉपी सर्कुलेट नहीं होगी, ये किसको होगी? डिबेंचर होल्डर के ब्याह पे डिबेंचर ट्रस्टी को। कितने दिन पहले बेटा? जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले। तो हर कंपनी बेटा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट सर्कुलेट करती है बेटा किसको? अपने मेंबर को, डिबेंचर होल्डर के ब्याह पे डिबेंचर ट्रस्टी, या एनी अदर पर्सन हु इज एंटाइटल। ये भी बेटा ऑल अदर पर्सन हु आर एंटाइटल। ये कौन है बेटा? ऑल अदर पर्सन हु शैल बी एंटाइटल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर, किसी मेंबर की डेथ हो गई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कोई इंसॉल्वेंट हो गया उसका ऑफिशियल असाइनी। तो अदर पर्सन में भी कौन आ गए बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर। अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो याद रखना, ये भी पता होना चाहिए। किसको सर्कुलेट किया जाएगा? इन सबको। तो मेंबर को जाएगा, डिबेंचर होल्डर के ब्याह पे डिबेंचर ट्रस्टी को जाएगा, और अदर पर्सन हु आर सो एंटाइटल, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्रेडिटर, ये सब। बेटा ध्यान से सुनना। एवरी कंपनी हैविंग ए सब्सिडरी और सब्सिडरीज। अगर किसी कंपनी की बेटा क्या है? सब्सिडरी और सब्सिडरीज है, तो एक सेपरेट ऑडिटेड और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो ऑडिटेड भी हो सकते हैं, अनऑडिटेड। अगर किसी ने किसी पर्टिकुलर सब्सिडरी के ऑडिटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिमांड की है, तो उस पर्टिकुलर सब्सिडरी के भी ऑडिटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ेंगे अगर किसी मेंबर ने मांगे है तो। अगर मैं कह रहा हूं मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी की 5 सब्सिडरी है, और किसी ने क्या मांगा? किसी एक पर्टिकुलर सब्सिडरी के सेपरेट ऑडिटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिमांड की है, तो उस मेंबर को डिमांड, किसी ने अगर डिमांड किया है तो उसको सेपरेट सब्सिडरी के ऑडिटेड जो स्टेटमेंट है या अनऑडिटेड है भी, अगर किसी ने डिमांड की है तो उसे देने पड़ेंगे। उसके बाद बेटा सुनना, नॉर्मली कितने दिन के पहले आपको सर्कुलेट करना है? 21 डेज। आपने सुना होगा बेटा नोटिस कितने दिन पहले जाता है? सेक्शन 101। जब भी कोई कंपनी अपनी जनरल मीटिंग बुलाती है तो 21 दिन पहले नोटिस जाता है। तो वही बात तो कहना चाहते हैं, 21 दिन पहले नोटिस जाता है। 21 दिन पहले आप क्या कर देना? जनरल मीटिंग से सर्कुलेट करा देना। क्या क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। किसको सर्कुलेट करानी है? मेंबर को, डिबेंचर होल्डर के ब्याह पे डिबेंचर ट्रस्टी, अदर पर्सन एंटाइटल। कितने दिन पहले? 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। लेकिन क्या सर शॉर्टर सर्कुलेशन अलाउड है? क्या शॉर्टर सर्कुलेशन अलाउड है? क्या 21 दिन से कम पीरियड के ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो सकते हैं? नालायकों सुनो, शॉर्टर नोटिस भी बताया था मैंने। जब भी सेक्शन को पढ़ो तो इसे जोड़ देना, पहले साथ में पढ़ना इसके। सेक्शन 101 क्लैरिटी आ जाएगी आपको। शॉर्टर सर्कुलेशन, शॉर्टर नोटिस, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, नोटिस जाना बेटा। आप चाहो तो मेंबर को 21 दिन से पहले भी ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, शेयर वाली कंपनी है, तो शॉर्टर पीरियड पे भी सर्कुलेट हो सकते हैं। 21 दिन से कम के पीरियड पे भी ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन।
मेजोरिटी नंबर ऑफ मेंबर, जो हमारे मेंबर है मेजोरिटी, जिनके पास वोटिंग का राइट है, एंटाइटल टू वोट, वो मेंबर जिनको वोट का अधिकार है। मान लेते हैं हमारे 1000 मेंबर है। कितने मेंबर है बच्चे जिन्हें वोट करने का अधिकार है? मेजोरिटी बताना कितने होंगे? 501। एक तो 501 मेंबर अपनी अप्रूवल दे दे, और उन 501 मेंबर के पास कंपनी के एंड 95% पेड अप शेयर कैपिटल हो, यानी नंबर में कितने? 501, और वो 501 एंड दूसरा क्राइटेरिया क्या है? उन 501 मेंबर के पास कंपनी की 95% पेड अप शेयर कैपिटल हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर कंपनी सोर्टर सर्कुलेशन भी कर सकती है, सोर्टर पीरियड पे भी डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वहां पे किसका बेटा? 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। जिनके पास 95% टोटल वोटिंग पावर है उसकी अप्रूवल लेके आप सोर्टर सर्कुलेशन भी अलाउड है। पेपर में पूछेगा नॉर्मली कितने दिन पहले डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होते हैं? 21 दिन। क्या सोर्टर सर्कुलेशन अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। लेकिन आपको क्या चेक करना है बेटा? हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल में 2 चेक करो, जिन भी मेंबर के पास वोट करने का अधिकार है उसके मेजोरिटी नंबर में देखो, और उस मेजोरिटी नंबर के पास 95% पेड अप शेयर कैपिटल है। अगर इन दोनों ने अप्रूवल दे दी, दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए, तो आप 21 दिन से कम का भी डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करा सकते। सुनना बेटा। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। पेपर में भर भर के पूछता है लिस्टेड कंपनी की ऑब्लिगेशन। यहां पे याद रखना प्राइवेट कंपनी पे क्वेश्चन नहीं लगेगा, अनलिस्टेड कंपनी पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है? लिस्टेड कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन है। अगर एक लिस्टेड कंपनी है जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो हम मान लेंगे कि ऊपर की जो 136 1 में जो मैं अभी आपको पढ़ा के आया हूं बेटा, एक लिस्टेड कंपनी ने 136 सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर दी है। कब? बस वो 2 काम करते हैं। हम कहेंगे कि लिस्टेड कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करा दी, बस ये 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दी। एक तो अपने डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा दे इंस्पेक्शन के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस पे, यानी एक लिस्टेड कंपनी अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे अवेलेबल करा दे, कोई भी वर्किंग आवर में आके उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। कब? 21 दिन पहले मीटिंग से। हम मान लेंगे 136 की रिक्वायरमेंट लिस्टेड कंपनी ने फॉलो कर दी है, 21 दिन पहले अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे अवेलेबल करा दे इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी वर्किंग आवर में आके उनको क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है। और एक काम क्या करे बेटा? एक एब्रिज ए स्टेटमेंट कंटेनिंग साइलेंट फीचर। एब्रिज्ड डॉक्यूमेंट किसको फाइल कर दे बेटा? एब्रिज डॉक्यूमेंट ए स्टेटमेंट कंटेनिंग साइलेंट फीचर ऑफ सच डॉक्यूमेंट, वो किसको फाइल कर दे बेटा? एब्रिज एओसी 3 में। किसको फाइल कर दे? अपने मेंबर को, ट्रस्टी को, डिबेंचर होल्डर के ब्याह पे ट्रस्टी को 21 दिन पहले। मतलब समझो, पूरे डिटेल में नहीं भेजो, लिस्टेड कंपनी को डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, अपने एब्रिज डॉक्यूमेंट एओसी 3 में किसको भेज दे? अपने मेंबर को, डिबेंचर ट्रस्टी को ऑन बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर। और दूसरा काम क्या कर दे बेटा? दूसरा काम क्या करे? दूसरा काम अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे अवेलेबल कराए। अगर किसी को आके चेक करना है रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे हुए, आप चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो आके। और दूसरा काम क्या करे? पूरे डॉक्यूमेंट सर्कुलेट मत कराओ, मेल पे क्या कर दे लिस्टेड कंपनी? एब्रिज डॉक्यूमेंट फाइल कर दे किसको? अपने मेंबर को और डिबेंचर होल्डर के ब्याह पे डिबेंचर ट्रस्टी। अगर ये 2 काम लिस्टेड कंपनी पूरा कर दे तो हम मान लेंगे लिस्टेड कंपनी ने 136(1) जो मैं ऊपर बता रहा था, उन्होंने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर दिए। नेक्स्ट बेटा, लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई कॉपी ऑफ कंप्लीट। भैया देखो, हमने तो लिस्टेड कंपनी में अपने मेंबर को एब्रिज डॉक्यूमेंट फाइल किए थे, लेकिन अगर किसी मेंबर ने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिमांड कर दी, हमने क्या भेजे थे? एब्रिज डॉक्यूमेंट। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मेंबर ने क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए? फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उनको फिर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे ऑडिटर रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट के साथ। ये भी लिस्टेड कंपनी के लिए बात थी। फिर लिस्टेड कंपनी को भी क्या भी करना है बेटा? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सीएफएस कहां पे भी प्लेस करने? अपनी वेबसाइट पे। लिस्टेड कंपनी 3 काम करेगी। हम मान लेंगे लिस्टेड कंपनी ने 136 फॉलो कर लिया, क्या करे? पहले चेक करो, लिस्टेड कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे अवेलेबल करा दिया इंस्पेक्शन के लिए 21 दिन पहले जनरल मीटिंग। और एवरेज डॉक्यूमेंट किसको फाइल कर दिए? अपने मेंबर को, डिबेंचर होल्डर के ब्याह पे डिबेंचर ट्रस्टी। तो हम मान लेंगे 136 का कंप्लायंस हुआ है। लेकिन अगर किसी मेंबर ने लिस्टेड कंपनी के
फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट की डिमांड की है तो उसको फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। और फिर मैंने क्या बताया बेटा, लिस्टेड कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सीएफएस को सारे डॉक्यूमेंट कहां पे भी प्लेस करेगी, कंपनी की वेबसाइट पे। नेक्स्ट, ये भी किसकी बात हो रही है, सारी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, मोर देन 1 करोड़ रुपीज, एंड टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ रुपीज। सारी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस मोड से भी भेज सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकती है। भैया लिस्टेड कंपनी है तो शेयर डीमैट फॉर्म में होंगे, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर भी आप किस में होते हैं, डीमैट फॉर्म में। तो जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है बेटा, जिनकी भी हमारे पास ईमेल आईडी है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी उन मेंबर को हम दे सकते हैं जिनके शेयर डीमैट फॉर्म में। जिनकी ईमेल आईडी कहां पे रजिस्टर्ड है, डिपॉजिटरी के पास। अगर शेयर डीमैट फॉर्म में होते हैं बेटा तो आपका नाम कहां पे होता है, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में। सेकंड, वेयर शेयर होल्डिंग इज हेल्ड अदर देन डीमैट फॉर्म, हो सकता है शेयर होल्डिंग बेटा अदर देन डीमैट फॉर्म में। वैसे तो आज के टाइम पे बेटा लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी और तो और प्राइवेट कंपनी को भी, अब प्राइवेट कंपनी को भी पीरियड चला हुआ, प्राइवेट कंपनी को भी अपने फिजिकल शेयर किस में कन्वर्ट करने हैं बेटा, डीमैट फॉर्म में। बहुत बड़ा फ्रॉड होता था, उसको रोकने की तैयारी है सरकार की। फिजिकल शेयर प्राइवेट कंपनी के भी किस में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, डीमैट फॉर्म में। हाँ, छोड़ के स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के शेयर अभी भी फिजिकल फॉर्म में हो सकते। तो अगर शेयर होल्डिंग अदर देन डीमैट फॉर्म है तो भैया शेयर मेरा डीमैट में तो नहीं है, पर ऐसे तो आपके भी शेयर बेटा सुनो, शेयर मेरे डीमैट फॉर्म में नहीं है, लेकिन मेरी क्या है बेटा, ईमेल आईडी है और मैंने पॉजिटिवली राइटिंग में कंसर्न दे रखी कि मेरे डॉक्यूमेंट किस पे फॉरवर्ड कर देना, मेरी ईमेल पे, तो उनको भेज दो। और या बेटा फिजिकल कॉपी बाय डिस्पैच, फिजिकल कॉपी। तो क्या बोल रहा है बेटा, सारी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड उन मेंबर को जिनके शेयर डीमैट फॉर्म में है, उनकी ईमेल आईडी पे जो डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर्ड है। अगर आपकी शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में नहीं है, सच मेंबर जिन्होंने पॉजिटिवली राइटिंग में कंसर्न दिए कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दो, उनको भी भेज सकते हो। और तीसरा तरीका बाय डिस्पैच ऑफ फिजिकल कॉपी। एवरी लिस्टेड कंपनी हैविंग ए सब्सिडरी और सब्सिडरी, तो बेटा अगर कोई लिस्टेड कंपनी और उसकी सब्सिडरी और सब्सिडरीज है तो अपनी सब्सिडरी के सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट भी वेबसाइट पे लिस्टेड कंपनी को मेंटेन करने। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, अगर एक लिस्टेड, सारी बातें बेटा ध्यान से सुनो, सारी बातें जो मैं पिछले 10 मिनट से बोल रहा हूं वो किसके लिए है, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी, पहली गलती तो पेपर में क्वेश्चन पढ़ते समय देखना कंपनी लिस्टेड है या नहीं। पता चला पूरा पेपर का क्वेश्चन का आंसर लिख के आ गए और घर जाके पता चला कि ये सेक्शन उस कंपनी पे एप्लीकेबल था ही नहीं। ये सारी किसकी ऑब्लिगेशन बता रहा हूं मैं, लिस्टेड कंपनी। ये लिस्टेड कंपनी विच हैज सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बेटा कोई एक इंडियन कंपनी है जिसकी कोई फॉरेन सब्सिडरी है, फॉरेन सब्सिडरी। ये लिस्टेड कंपनी जिसकी फॉरेन में कोई एक लिस्टेड कंपनी है, इंडियन लिस्टेड कंपनी, उसने कोई फॉरेन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है। टाटा ने कोई बेटा बाहर क्या कर रखी है, एक फॉरेन सब्सिडरी। जैसे बेटा एप्पल ने भी तो इंडिया में क्या बना रखी है, फॉरेन सब्सिडरी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, एक लिस्टेड कंपनी जिसकी क्या है, एक सब्सिडरी जो कहां इनकॉर्पोरेट हुई है, आउटसाइड इंडिया। हमारे यहां की लिस्टेड कंपनी है, इंडियन लिस्टेड कंपनी, उसने एक फॉरेन में सब्सिडरी बनाई है। कहां पे बनाई है बेटा, इनकॉर्पोरेट कहां पे की है, फॉरेन में। अगर उस फॉरेन सब्सिडरी की रिक्वायरमेंट है उस देश की, उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग, बेटा मेरी एक फॉरेन सब्सिडरी है, वहां का कंट्री क्या बोलता है, आपको अपने सीएफएस बनाने हैं। तो हम मान लेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, वेयर सच फॉरेन सब्सिडरीज स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस अंडर एनी लॉ ऑफ द कंट्री। जहां पे आपने कंपनी बनाई है फॉरेन में, वहां के लॉ क्या बोलते हैं, आपको सीएफएस बनाने हैं, वहां के लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो हम मान लेंगे बेटा कि आपने लिस्टेड कंपनी ने, इंडियन लिस्टेड कंपनी ने, बस लिस्टेड इंडियन लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, वो सीएफएस है ना जो फॉरेन सब्सिडरी के, बस वो लिस्टेड कंपनी अपने यहां पे इंडिया में अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर। हम मान लेंगे तुमने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, तुम्हारी फॉरेन सब्सिडरी वहां के हिसाब से उन्हें सीएफएस बनाने थे उस लॉ के हिसाब से, तो तुम यहां की जो इंडियन लिस्टेड कंपनी है अपनी वेबसाइट पे उन्हें प्लेस कर दी।
तो तुमने लॉ फॉलो कर दिया। अगर कोई ऐसी फॉरेन सब्सिडरी है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं कराना है, उस देश के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं कराना है, विच डज नॉट गेट सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसने ऑडिट भी नहीं कराया, तो जो होल्डिंग इंडियन लिस्टेड कंपनी है वो अपने अनऑडिटेड, भैया उस देश में ऑडिट कराना ही नहीं है। आपके देश में बेटा हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कराना है, पर जिस देश में आपने कोई फॉरेन सब्सिडरी बनाई उस देश में ऑडिटेड नहीं कराना तो कोई दिक्कत नहीं, अनऑडिटेड तो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो अपनी वेबसाइट पे प्लेस करेगी इंडियन लिस्टेड कंपनी। कैसे करेगी बेटा, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में तो इंग्लिश में, अगर अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, और कहां पे प्लेस करना है, वेबसाइट। सबसेक्शन 2, हर कंपनी, एवरी कंपनी शैल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन, हर कंपनी की ऑब्लिगेशन है अपने मेंबर को, डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे ट्रस्टी को अलाउड करेगी कि वो क्या कर सकता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कहां पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे ड्यूरिंग बिजनेस आवर। तो जो भी कंपनी की ऑब्लिगेशन है अपने मेंबर को, डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे डिबेंचर ट्रस्टी को ये अधिकार है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे हैं बेटा, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर। एवरी कंपनी हैविंग ए सब्सिडरी और सब्सिडरीज, अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी और सब्सिडरीज है बेटा तो उसको सेपरेट ऑडिटेड और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हर सब्सिडरी के बेटा अपनी वेबसाइट पे मेंटेन करने। ये सपोज कीजिए किसी ने, देखो सेपरेट सब्सिडरी के अकाउंट तो वेबसाइट पे मेंटेन ही करने हैं, अगर किसी मेंबर ने किसी एक पर्टिकुलर सब्सिडरी के डॉक्यूमेंट मांगे हैं तो वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। पैनल प्रोविजन आप देख लेना बेटा 136, अगर आपने इस सेक्शन का डिफॉल्ट किया तो कंपनी पे पेनल्टी कितनी है, 25,000 रुपए, और ऑफिसर ऑफ कंपनी डिफॉल्ट 5,000 रुपीज। ये मैंने यहां पे लिख दिया बेटा, यहां से आप देख सकते हो। लास्ट सेक्शन बेटा 137 कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल विद आरओसी, हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड सीएफएस, हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगी, सीएफएस बनाएगी, उनकी कॉपी एओसी फॉर्म में किसको फाइल करेगी, आरओसी। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड सीएफएस आरओसी को कितने दिन में फाइल करती है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। कौन से फॉर्म में, एओसी 4। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैंने एक चार्ट बनाया तुम्हारे लिए, देखो बेटा, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सीएफएस की कॉपी है, जो भी उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। पहले तो मुझे बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करके साइन करके बेटा कहां पे रखते हैं, एजीएम 129 सबसेक्शन 2। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस हमेशा कहां पे रखे जाएंगे, एजीएम। सर क्यों रखे जाते हैं एजीएम में, एजीएम में शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं, जनरल में एजीएम में ओआर पास करके। अगर आपने फाइनेंशियल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में रखे और वो अडॉप्ट कर लिए गए, शेयर होल्डर ने उनको अप्रूव कर दिया गया ओआर पास करके, तो फिर ये किसको फाइल कर दिए जाते हैं, आरओसी को। कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अब दिक्कत देखो क्या हुआ, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में अडॉप्ट ही नहीं हुए, तुमने अपने शेयर होल्डर के सामने एजीएम में 129 सबसेक्शन 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन किसके सामने रखे, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कह रहे कि भैया ये कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, ये तो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, और गलत चीज को हम कैसे अप्रूव कर दे। हमारे शेयर होल्डर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं किए, तुमने तो रखे पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, वो अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किसको फाइल कर देना, आरओसी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। अडॉप्टेड है तो भी आरओसी को जाएंगे, अनअडॉप्टेड है तो भी आरओसी के पास जाएंगे। अनअडॉप्टेड, भैया अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कमियां थी उसको सही करोगे या नहीं, और फिर से उसे कहां पे रखा जाएगा, एडजर्न एजीएम। वो एजीएम तो एडजर्न हो गई थी, लेकिन तुम अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल कर दो। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजर्न एजीएम में अडॉप्ट हो जाते हैं तो 30 दिन के अंदर जो एडजर्न एजीएम थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से किसके पास जाएंगे, आरओसी। 3 केस, अडॉप्ट हो गए तो डायरेक्टली आरओसी के पास विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, अडॉप्ट ही नहीं हुए, अनअडॉप्टेड। एडजर्न एजीएम में जाके जो गलतियां थी पहले वो सही की गई, अब शेयर होल्डर ने एडजर्न एजीएम में अडॉप्ट किया, वहां से 30 दिन के अंदर आरओसी को फाइल करना है।
और 1% कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडॉप्ट बाय इट्स मेंबर कितने दिन में फाइल करती है बेटा? एमसीक्यू, विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर एजीएम कंपनी की नहीं हुई, हाँ बेटा सुनना मेरी बात, वेयर द एजीएम ऑफ कंपनी फॉर एनी ईयर हैज नॉट बीन हेल्ड, मैं तुमने एजीएम ही नहीं कराई, और जब एजीएम ही नहीं हुई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ले डाउन हुए ही नहीं होंगे। हमारी एजीएम ही नहीं कराई इस साल की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे अप्रूव हो गए होंगे? तो बेटा आपको क्या करना है, ड्यूली साइन अलोंग विद स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। आपको क्या करना है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद डॉक्यूमेंट, ड्यूली साइन अलोंग विद स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों आपने एजीएम नहीं कराई। तो भी आरओसी को फिर भी फाइल करने कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। 30 दिन कब से? जब तक एजीएम हो जानी चाहिए थी। याद आया किसी को सेक्शन 96 में मैंने 3 डेट बताई थी, एजीएम हो जानी चाहिए, तुमने ही तो नहीं कराई। जनरली एजीएम 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए थी, तुमने नहीं कराई, तो भी 30 सितंबर से जहां तक एजीएम हो जानी चाहिए थी वहां पे आपको क्या करना है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थे तुमने अडॉप्ट ही तो नहीं हुए, उनको क्या करना है, अलोंग विद स्टेटमेंट आपको रीजन बताना पड़ेगा आपने इस साल अपनी एजीएम क्यों नहीं कराई। ये भी किसके पास जाएगी? आरओसी। क्लियर बेटा? और नेक्स्ट है बेटा सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं चेक किए जाते, अदर एस्पेक्ट भी चेक किए जाते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट हर कंपनी को कराना होता है, ईच एंड एवरी कंपनी इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, साइज, टर्नओवर। इंटरनल ऑडिट किसको कराना है? सच क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब। पहले तो देख लेते हैं सच क्लास ऑफ कंपनी कौन सी है जिनको इंटरनल ऑडिट कराना है। फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी सेल रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, और वो इंटरनल ऑडिटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, एलएलपी भी। कौन सी कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना है? सारी लिस्टेड कंपनी को। वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो 4 में से एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दे, ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 50 करोड़ और मोर। कब? ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। टर्नओवर कितना है? 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका लोन, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने कोई लोन ले रखा है या बोरोइंग ले रखी है किसी बैंक से या पीएफआई से, और वो किससे ज्यादा है? 100 करोड़ और मोर। कब? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पूरे साल में एक दिन भी बोरोइंग 100 करोड़ से ज्यादा हो गई पिछले साल, सॉरी 100 करोड़ बोल रहा हूं, एक्सीडिंग 100 करोड़, हाँ 100 करोड़ से ज्यादा हो गई, तो भी आपको देखो शुरू के 2 में मैंने लिखा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। शुरू के नीचे के 2 पॉइंट में लिखा है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब अगर बोरोइंग एक दिन के लिए भी 100 करोड़ से ज्यादा की हो गई थी और फिर आपने रीपे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पिछले साल के बेस पे इस साल इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। या कोई कंपनी जिसने आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है, डिपॉजिट इज नथिंग, इट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। किसी कंपनी ने डिपॉजिट ले रखा है 25 करोड़ या उससे ज्यादा का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो सारी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, कब? ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर कितना? 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग किससे? किसी बैंक से, पीएफआई से, एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट कितना है? 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और प्राइवेट कंपनी टर्नओवर कितना? अगर किसी प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ और मोर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका लोन और बोरोइंग किसी बैंक से और पीएफआई से 100 करोड़ और मोर है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उस प्राइवेट कंपनी को भी इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर बेटा मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर एम्प्लॉय नहीं हो सकता क्योंकि सेक्शन 141 में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर सीए भी हो सकता है, सीएम में भी हो सकता है, और जरूरी नहीं वो प्रैक्टिस में हो, वेदर एंगेज इन प्रैक्टिस और नॉट। अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, सेक्शन 177 बोलता है कुछ कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी होती है। जिन कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
इंटरनल ऑडिटर से कंसल्ट करके, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिट कमेटी, नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल ऑडिटर से कंसल्ट करके फॉर्मुलेट करते हैं स्कोप क्या है ऑडिट का, फंक्शन, पीरियड, कितने पीरियड के लिए, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करोगे आप इंटरनल ऑडिट। तो बेटा ये तो ऑडिट कमेटी है, बोर्ड इंटरनल ऑडिटर से कंसल्ट करके फॉर्मुलेट करते हैं स्कोप, फंक्शन, पीरियड, मेथोडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये था बेटा आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनी, जिसमें हमने 128, 129, 129A, 130, 131, 134, 136, 137, 138 कवर किए। इसमें से दो टॉपिक को मैंने बाहर निकाल दिया है, सीएसआर, नाफरा। इन दोनों को मैं सेपरेट रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि अगर उन दोनों लेक्चर को भी इसके साथ करूंगा, यहीं पे गड़बड़ी होती है, आप इस पूरे चैप्टर को समझ नहीं पाते। ठीक है बच्चे, बाय बाय बच्चों।